हेलो दोस्तों, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो भारत में संविधान के बारे में करने वाले हैं, उस संविधान को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके पीछे का इतिहास क्या है। भारत आपको पता है कि शुरू से सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया कहने का मतलब व्यापारिक केंद्र था, जहाँ पे आपका क्या होता था, यहाँ से मसाले, रेशम और नील और ये सब आपके भारत से यूरोप को भेजे जाते थे। व्यापारिक केंद्र था भारत, जहाँ से यूरोप को ये सामान भेजा जाता था और भारी दामों पर यूरोप में उसे खरीदा जाता था। मगर समय बीतने के साथ तुर्की हमलावरों ने ये जो आपके जो व्यापारी थे, इनको लूटना शुरू किया और ज़्यादा टैक्स वसूलने लगे। इसलिए यहाँ की सरकारों ने, ब्रिटेन की, स्पेन की, पुर्तगाल की सरकारों ने सोचा कि जो सामान हम भारत से खरीद रहे हैं वो इस रास्ते से ना लाकर किसी और रास्ते से लिया जाए। इसलिए उन्होंने दूसरे रास्ते की खोज करनी शुरू की, जो कि सबसे पहले स्पेन से शुरू हुआ। स्पेन का एक यात्री कोलंबस भारत की खोज में निकला और वह पहुंचते हुए अमेरिका पहुंच गया, और इसीलिए कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इसके बाद दूसरा प्रयास किया कोलंबस, दूसरा प्रयास किया वास्को डी गामा। वास्को डी गामा था पुर्तगाल से। इसने, इस पुर्तगाली नाविक ने, वास्को डी गामा ने भारत का नया रास्ता खोज दिया, जो अफ्रीका के चक्कर काट कर 1698 ईस्वी में कालीकट, जो केरल का एक तटीय इलाका है, कालीकट के राजा जोमोरिन से मिला। इस तरह से 1498 में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अब भारत से व्यापार यूरोप का पहले भी चलता आया था, मगर अब क्या हुआ, एक दूसरा रास्ता मिल गया। इस रास्ते पर ये तुर्की व्यापारी और लुटेरे नहीं थे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए अंग्रेज इस रास्ते का प्रयोग करने लगे। इस रास्ते का प्रयोग करते हुए वास्को डी गामा जब भारत से सामान लेकर वापस यूरोप पहुंचा, तो उसने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया और अपने देश में इस बात को बताया कि वहाँ से मुनाफा कितना ज़्यादा कमाया जा सकता है। इसलिए यूरोप के देशों में होड़ लगी कि वो सब इस रास्ते का प्रयोग करके भारत से व्यापारिक केंद्र स्थापित करेंगे और भारत से अपना ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लेकर जाएंगे। इनकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर ब्रिटेन ने भी प्रयास किया कि ब्रिटेन भी भारत के साथ व्यापार करेगा। इसलिए ब्रिटेन ने 1600 ईस्वी में, सन 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जो भारत से व्यापार करने के लिए बनाई गई थी। इस कंपनी ने 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम से एक घोषणा पत्र लिया कि केवल इन्हीं को भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया जाए, जिसको घोषणा पत्र को मान लिया गया। और ये सबसे पहले भारत में जहांगीर के दरबार में पेश हुए ईस्ट इंडिया कंपनी, और इन्होंने जहांगीर से आज्ञा मांगी और इन्हें जहांगीर से इसकी आज्ञा प्राप्त हुई, और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से भारत के लिए व्यापार करने लगी। इसी व्यापार में धीरे धीरे अपने जो यहाँ के भारत के स्थानीय शासक थे, इन्होंने अंग्रेजों को अपने विरुद्ध खतरा मानना शुरू किया। इसलिए अंग्रेजों को ज़्यादा व्यापार में कठिनाई आने लगी। अंग्रेजों ने भारतीय शासकों से लड़ना शुरू किया और धीरे धीरे भारत पर अपना शासन स्थापित करना शुरू किया। सन 1757 में प्लासी का युद्ध और सन 1764 में बक्सर का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण युद्ध रहे। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, भारत के सम्राट शाह आलम द्वितीय को हरा दिया। अब भारत के सम्राट को हराने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में राजस्व वसूल करने की आज्ञा प्राप्त हो गई।
और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हुआ। इसी शासन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटेन की संसद ने, ब्रिटेन की सरकार ने अपनी ही देश की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण पाने के लिए एक चार्टर अधिनियम पारित किया। चार्टर अधिनियम पारित किया जिसे बोलते हैं चार्टर अधिनियम 1773। ये हमारे भारतीय संविधान का पहला कागज है, हमारे भारतीय संविधान की नींव। संविधान बेसिकली होता क्या है, संविधान में इस तरह के रूल रेगुलेशन होते हैं कि इस देश को कैसे चलाया जाए, किसी एक राज्य, किसी एक देश को कैसे चलाया जाएगा। तो यहाँ से चार्टर अधिनियम से भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले 1773 ईस्वी में जो चार्टर अधिनियम है उसमें एक गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के 4 सदस्यों को लाया गया। एक गवर्नर, जिसको बाद में गवर्नर से हमने कहा जाने लगा, प्लस 4 इसके साथी कार्यकारिणी के सदस्य, कार्यकारिणी सदस्य, यानी ये 5 लोग जो मिलकर हैं, आज जैसे हमारी संसद चलती है जिसमें 552 आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं और 250 आपके राज्यसभा के सदस्य होते हैं, प्लस 1 आपके राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी तरह से यहाँ पर एक गवर्नर हुआ करता था, उसके साथ 4 साथी हुआ करते थे। ये भारत की पहली परिषद ऐसी थी जो कि आपको संविधान, इनके लिए एक संविधान दिया गया था कि ये 4 लोग मिलकर के इस देश पे किस तरह से राज करें। इस कानून में थोड़ी कमियां पाई गई और इसको आगे सुधार करने के लिए 1781 में एक अधिनियम आया। उसके बाद 1784 में फिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। फिट्स इंडिया एक्ट धीरे धीरे इस अधिनियम को और कड़ा करते चले गए और 1833 ईस्वी तक यह लगातार बढ़ता गया। 1833 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका भारत पर अब तक राज चल रहा था, इसको, इसके जो एकाधिकार थे, जो भारत, ब्रिटेन और भारत के बीच में बिजनेस करने का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छीन लिया, कम करना शुरू कर दिया और केवल चाय और चीनी, चाय तथा चीनी का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ कर सकती थी। और इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी को आदेश दिया गया कि वो भारत के राजनीतिक स्थिति पर ज़्यादा ध्यान दे, बिजनेस पर कम ध्यान दे। 1813 में ये सब हुआ था। 1833 आते आते इनसे चाय और चीनी दोनों का एकाधिकार, यानी कि इनका बिजनेस खत्म नहीं किया गया, केवल चाय का बिजनेस और चीनी का बिजनेस या इनके बिजनेस का जो एकाधिकार था कि यही बिजनेस कर सकते हैं, वो खत्म कर दिया गया। अब ब्रिटेन का कोई भी नागरिक भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस कर सकता है। इसके बाद अगला चार्टर अधिनियम आता है 1853, जिसमें थोड़े और सुधार किए गए और 1857 में भारत की जनसंख्या, भारत की जनता इन अंग्रेजों से परेशान होने लगी, इनके टैक्स से परेशान होने लगी और भारत में बगावत हो गई, जिसे बोलते हैं 1857 की क्रांति। ब्रिटिश सरकार को इसी मौके का इंतजार था और ब्रिटिश सरकार ने 1857 की क्रांति का फायदा उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करने का निर्णय लिया और जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे राज कर रही थी उस पे कंप्लीट, उसका जो पूरा शासन है वो ब्रिटेन की संसद के हाथ में दे दिया। अब 1858 के बाद से भारत जो है वो ब्रिटेन का एक उपनिवेश कहलाने लगा। इसके बाद 1909 में एक महत्वपूर्ण अध्यादेश आया जिसमें ये बोला गया कि हिंदुओं के जो लोग हैं, हिंदू लोग, वो एक हिंदू नेता को चुन सकते हैं और जो मुस्लिम लोग हैं वो एक मुस्लिम लोग को चुन सकते हैं। यानी यहाँ से भारत में सांप्रदायिकता शुरू हो गई। यहाँ इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री सुधार। इसके बाद अगला अधिनियम 1919 में आया जिसमें भारत के लोगों को पहली बार स्थानीय निकाय जो होते हैं उनके चुनावों में भाग लेने का मौका दिया गया।
इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सिद्धांत। ये सबसे महत्वपूर्ण आपका रहेगा क्योंकि इसमें भारतीयों को भारत में शासन करने का मौका पहली बार दिया गया। इससे पहले क्या होते थे, राजा हुआ करते थे जिनका बेटा राजा हुआ करता था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने केवल महत्वपूर्ण पदों पर महत्वपूर्ण अंग्रेजी लोगों को ही बिठाया, किंतु 1919 में भारतीय लोगों को भी इन पदों पर बिठाया जाना शुरू कर दिया गया। 1935 में एक अधिनियम आता है, 1935 भारत सरकार या फिर भारत शासन अधिनियम 1935। ये जो अधिनियम है यही आज का हमारा भारतीय संविधान की नींव है। भारतीय संविधान, आज जो भी भारतीय संविधान है उसका 70% से ज़्यादा हिस्सा इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, जिसको बाद में धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने पर ब्रिटेन ने भारत को आज़ाद करना था। इसलिए भारत को आज़ाद करने से पहले ब्रिटेन चाहता था कि भारत अपना एक खुद का संविधान बना ले। इसलिए 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा। इस समय तक भारत और पाकिस्तान एक ही देश है, इसलिए पाकिस्तान के कुछ सदस्य और भारत के कुछ सदस्य इस संविधान सभा के सदस्य बने और भारत की पहली संवैधानिक सभा का निर्माण हुआ, जिसका कार्य था भारत के लिए एक संविधान बनाना। और इस संवैधानिक सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को B.R. अम्बेडकर इनको यह